हेलो एवरीवन। तो जो नवंबर में एचपीसीएल का पेपर हुआ था 1 नवंबर 2022 को, उस पेपर को हम देखने जा रहे हैं। काफ़ी सिंपल ये पेपर था। इस पेपर के अंदर ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आए हैं। जो भी थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे, कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। बाकी थ्योरेटिकल पेपर ये ज़्यादा है। तो आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम रिव्यू वेबसाइट से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने पार्ट पे, इलेक्ट्रिकल के। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टू इंडक्टर्स ईच हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस आपको दिया है 1 हेनरी, और जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है इन सच अ वे दैट फ्लक्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.5 हेनरी देन फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। तो दो पैरेलल में आपके इंडक्टर्स दिए हुए हैं, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में दोनों फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार ये आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो L1 L2 आपको 1 है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, 0.5, ठीक है। और माइनस 2m है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का तो 1। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच फॉल्ट इज इंडिकेटेड इन द गिवन डायग्राम। तो ये जो है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है। देख सकते हैं आप कि दो आपके फेस को लिया है और सीधे ग्राउंड से कनेक्टेड है। तीसरा, एम्पियर सर्किटल लॉ इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है आपका, इट एनक्लोज्ड, एक क्लोज पाथ होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, इट एनक्लोज्ड पाथ, और किसके बराबर होता है, टोटल करंट के बराबर, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बिल्कुल। Which of the following types of instrument is used for the standardization of polar type AC potentiometer? तो इसका जो आंसर है वो आपका है थर्मल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और थर्मोकपल टाइप एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि पोलर टाइप एसी पोटेंशियोमीटर में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, मॉडिफाइड मैक मुरे हाफ ब्रिज इन्वर्टर एक कैसा इन्वर्टर है। तो देखिए आप इसका डायग्राम जरूर देख लेना, ठीक है। कभी कभी मैक मुरे ब्रिज इन्वर्टर का हाफ ब्रिज या फुल ब्रिज का डायग्राम भी आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो हाफ ब्रिज का पूछा है, वो भी मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये करंट कम्यूटेटेड होता है और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है। ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है एक्चुअली में, ठीक है। मैक मुरे इन्वर्टर जो है वो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का मॉडिफाइड वर्जन है। तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर आपका करंट कम्यूटेटेड और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, ठीक है। अगर फुल वेव की बात करें तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले, ठीक है। और सिंगल फेस दोनों, अगर नॉर्मल मॉडिफाइड की बात ना करी जाए, नॉर्मल की बात की जाए हाफ और फुल की, तो ये लोड कम्यूटेशन पे ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर करंट कम्यूटेशन आएगा, फुल वेव होता तो कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, और नॉर्मल आपके हाफ और फुल ब्रिज मैक मोरे होते तो लोड कम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट्स, आपको पता लगाना है कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है आपकी, है ना, दैट इज यूनिटलेस, हाँ बिल्कुल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो रिलेशनशिप होता है आपका पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इज नॉन लीनियर होता है, बिल्कुल। हम बीएच कर में भी ये पढ़ते हैं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, सिंगल फेस फुल कन्वर्टर है फॉर डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे शब्द इसको ध्यान रखना है, डिसकंटिन्यूअस लोड करंट और एक्सटेंशन एंगल बीटा, ठीक है। तो ईच एससीआर किस पे कंडक्ट करेगा। तो सिंगल फेस फुल कन्वर्टर की अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूअस लोड करंट के अंदर, तो जो हर एक डिवाइस है, मतलब जो हर एक एससीआर हमारा लगा होगा, वो बीटा माइनस अल्फा, यानी कि एक्सटेंशन एंगल जो है हमारा बीटा माइनस जो हमारा फायरिंग एंगल है, उतना हमारा कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, डीसी मशीन के रेफरेंस में आपसे पूछे गए हैं कुछ स्टेटमेंट। स्विनबर्न टेस्ट जो है वो डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। और स्विनबर्न टेस्ट एक आपका नॉन लोडिंग टेस्ट है, बिल्कुल, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड होता है किसी भी डीसी मशीन को नापने के लिए, ठीक है।
और इसको हम मोटर या जनरेटर में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। नो लोड लॉसेस यानी कि नॉन लोडिंग टेस्ट के लिए हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो नो लोड लॉसेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सीरीज मोटर को ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं सीरीज मोटर को हम नो लोड पे ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड अगर हाई हो जाएगी तो दैट इज द प्रॉब्लम इन द डीसी सीरीज मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अ 746 किलोवाट 3 phase 50 hertz 16 pole induction motor has a rotor impedance of इतना and full load torque is obtained at 360 rpm. Calculate the speed of at which maximum torque occurs. सबसे पहले आपको निकालना क्या है वो ध्यान रखना है, स्पीड निकालना है जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है। कंडीशन सबसे पहले आपको स्लिप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्लिप की कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम टॉर्क में, R2/X2 यहाँ पे। तो NS 120 F/P से सिंक्रोनस स्पीड निकाल लीजिए, फिर स्लिप एट फुल लोड निकाल लीजिए NS - NR/NS से। फिर मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में R2/X2 यहाँ पे निकालेंगे तो 2/15 आ जाएगा। ठीक है, और आपको फाइनली निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है, तो NR = NS × 1 - S होता है। NS आपने निकाल लिया है 375 RPM, और 1 माइनस ये 2/15 आपका निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका 325 आंसर आ जाएगा। Next question, which of the following method of speed control cannot be used for squirrel cage induction motor? तो स्लिप पावर रिकवरी कंट्रोल को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये बाउंड रोटर के लिए यूज होती है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड के बिलो हम यूज करते हैं। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द स्टैटिक शेरवेज ड्राइव। और बाकी स्क्वायरल केज के लिए कौन सा यूज करते हैं, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड बोथ BYF कंट्रोल। नेक्स्ट है, अगर फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन कॉइल डज नॉट लिंक द अदर कॉइल देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो हम जानते हैं अगर कोई कंडक्शन हो ही नहीं रहा, दोनों के बीच में कपलिंग नहीं हो रही, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो डिटरमाइन करना, आपको वोल्टेजेस निकालना है नोड ए और बी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए नोडल एनालिसिस के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ आप सबसे पहले देखिए 3 एम्पियर कहाँ जा रहा है आपका, इस नोड के अक्रॉस आ रहा है, और 1 एम्पियर इस नोड के अक्रॉस आ रहा है, यानी कि टोटल 4 एम्पियर यहाँ पर है। ठीक है, तो BA माइनस BB यानी कि इस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अपॉन दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 के बराबर होगा। ठीक है, नोडल लगाएंगे तो यहाँ पर BA माइनस BB कितना रहेगा, 8। तो आप ऑप्शन में चेक करिए, BA माइनस BB यानी कि दो का डिफरेंस कितना होना चाहिए, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर BA की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, एंड BB वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 11। 3 माइनस 8, 11 माइनस 3, 8 के बराबर आएगा। पोलैरिटी के हिसाब से आप चेक कर लेना है यहाँ पे। डीसी मशीन हिस्टेरेसिस लॉसेस, आप जानते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस आयरन लॉसेस होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड डाइवर्जेंस एट द ओरिजिन if d equals to e की पावर माइनस एक्स साइन बाई ए एक्स e की पावर माइनस एक्स कॉस बाई ए वाई प्लस 2z az। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल आपका आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड। इन अ 3 phase 4 wire एनवेलेंस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट। तो आप जानते हैं ये जो आपका जीरो सीक्वेंस करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो 1/3 होता है किसके, एक न्यूट्रल वायर के। सेंसिटिविटी आपको निकालना है, यहाँ पे सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आप जान लीजिए, 1/IB होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर आपको दिया हुआ है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेफरेंस टू स्क्विंग के हिसाब से आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑफ केज रोटर मोटर यहाँ पे पूछा गया है कौन कौन से सही है। तो यहाँ पे ड्यू टू स्क्विंग नॉइज इज रिड्यूस ड्यूरिंग ऑपरेशन, द लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर इज रिड्यूस। ठीक है, तो कॉगिंग को फैक्ट दूर करने के लिए हम स्क्विंग करते हैं। ठीक है, मोटर के अंदर तो स्क्विंग का काम क्या होता है, हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना, हमिंग को रिड्यूस करना, टॉर्क को स्मूथ करना, मैग्नेटिक लॉकिंग को रिड्यूस करना। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन क्या आपके सही हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको करंट IM फाइंड करना है, IM आपका ये रहा। ठीक है, तो 5 एम्पियर आपका यहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आप निकालेंगे तो VY10 प्लस VY40 इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो B आपका 40 वोल्ट यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 40 वोल्ट है। ठीक है, तो 40 वोल्ट है यहाँ पे, तो 4 एम्पियर, और
4 एम्पियर इधर जा रहा है, 5 इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, -1 एम्पियर, ठीक है। तो -1 एम्पियर इज द आंसर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पे, ठीक है। अपोजिट ऐसे नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर है। बेसिक सीरीज इन्वर्टर के बारे में आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ओनली 1 SCR इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर ऑपरेशन। ये क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि सीरीज इन्वर्टर में आप एक ही SCR से काम तो नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ 5 coulomb per meter lie along the positive and negative x and pi axis in free space. Find the electric field intensity. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्स और बाई एक्सेस के ऊपर पूछा है, इसलिए हमने एक्स और बाई एक्सेस को ही कंसीडर यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पे अप्लाई कर देना आपको, और 5 आपको लाइन चार्जेस दिया हुआ है, तो 5 × 10⁻⁻9 कूलम पर मीटर, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 4, ये आपको 4 आपको जेड के अक्रॉस दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने पे लगभग 44 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेप अप चॉपर है। स्टेप अप चॉपर में आपको सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है और ड्यूटी साइकिल दी है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज पूछा है, फॉर्मूला होता है वी आउटपुट इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज अपॉन 1 - ड्यूटी साइकिल। नेक्स्ट है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन H2 and the secondary resistance is 0.24. Find the resistance of the secondary in terms of primary. फॉर्मूले को ध्यान रखना है, जब ये कई बार हमने देखा है पिछले पेपरों में भी, R1/R2 इक्वल्स टू N1/N2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप R2 आसानी से निकाल सकते हैं। RVSOA क्या होता है आपका, रिवर्स बायस सेफ ऑपरेटिंग एरिया। SOA आपको पता ही है, सेफ ऑपरेटिंग एरिया होता है, और रिवर्स बायस में आप RV का फुल फॉर्म। इन अ सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस की कंडीशन में करंट क्या होगा, तो I इक्वल्स टू V/Z होता है, और रेजोनेंस की कंडीशन में XL इक्वल्स टू XC हो जाता है। नीचे क्या बचेगा, केवल R बचेगा, तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर XL XC बराबर है तो वो तो खत्म ही हो गया, केवल R बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फेजर डायग्राम में आपको I1 करंट पूछा गया है, और I1 आप देख सकते हैं, ये रहा आपका I1, ठीक है, और I1 डैश प्लस I0 का ये क्या है, सम है। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, सबसे ज्यादा किसमें है, तो सिलिकॉन की 12 होती है, पेपर की 3.6, एयर की 1, बाकी आप देख सकते हैं। इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस आपसे पूछा गया है, तो M इक्वल्स टू K√L1L2 होता है। K की वैल्यू आपको दी हुई है 0.6, और L1 एरा, ठीक है, और L2 की वैल्यू एरे। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, 0.02 × 0.6 विच इज इक्वल्स टू 0.12। इसमें से ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा गया है। तो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ही होता है हमेशा, ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे व्हाइल यूजिंग पैडल व्हील ऑफ अ कर्ल मीटर, नो रोटेशन ऑफ व्हील मींस नो कर्ल, ठीक है। रोटेशन होगा तो कर्ल तो होगा ही होगा, क्योंकि कर्ल का मतलब ही रोटेशन है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके, सॉरी, नो रोटेशन, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, और पहला रॉन्ग है। पर यूनिट की वैल्यू आप जानते हैं, पर यूनिट क्या होता है आपका, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी या बेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर नोड आप जानते हैं, सुपर नोड एक ऐसा नोड है जहां पर दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लग जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आप देख पा रहे होंगे, which of the following is not an application of DC पोटेंशियोमीटर। तो DC पोटेंशियोमीटर आपका करंट नापता है, रेजिस्टेंस नापता है, पावर नापता है, मेजर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज नॉट एट द प्रॉपर्टी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इसीलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो टॉर्क है वो बढ़ जाए, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बढ़ जाए, और करंट क्या हो जाए, हमारा स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाए। तो इंक्रीज और डिक्रीज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपसे पूछा गया है, अगर K की वैल्यू 1 है तो √L1L2 आपको केवल अप्लाई करना है। √L1 कितना है, 20 × 500 to 10 मिली हेनरी इज द आंसर। इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द पोटेंशियल फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्फीयर, ठीक है, सब बराबर होते हैं यहाँ पे, तो स्फीयर से हम इसको डिनोट करते हैं, सबका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए आंसर इज द स्फीयर। The divergence of a vector flux density A is the outflow of flux
from a small closed surface per unit volume as the volume shrinks to zero। ठीक है, तो डाइवर्ज किसी भी वेक्टर फ्लक्स डेंसिटी है, कोई भी ए नाम का है, ठीक है, उसका डाइवर्जेंस, ठीक है, एक स्मॉल क्लोज सरफेस पर यूनिट में होता है और इट वॉल्यूम श्रिंक्स टू जीरो। और ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लिखने का तरीका आपको ध्यान ही होगा, कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। Determine the regulation of a transformer in which ohmic losses is 1% of the output and the reactance drop is 5% of the voltage when power factor is unity। यहाँ पर रेगुलेशन निकालने का फॉर्मूला आई थिंक आर कॉस फाइव प्लस एक्स साइन फाइव होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर आपको यहाँ 1% ओमिक लॉस दिया है तो कॉस फाइव 1 है, एक्स साइन फाइव 0 रहेगा, क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी है तो आंसर आपका 1 निकल के आएगा, केवल 1%। स्टैटिक एरर, ठीक है, स्टैटिक एरर जो होता है आपका वो आपका होगा यहाँ 232 माइनस 230, ठीक है, 80 माइनस AM, तो यहाँ 2 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है पीक रिवर्स रिकवरी करंट ऑफ अ पावर डायोड डिपेंड्स ऑन। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, डायोड का पीक रिवर्स रिकवरी करंट किसके लिए होता है, हमारे स्टोरेज चार्ज और रेट ऑफ करंट फ्लो के लिए। What will the effect on force between two charge particle? तो फॉर्मूला आप ध्यान रखना है, Q1 QT Q2 अपॉन डी स्क्वायर होता है और डी स्क्वायर होता है, और अगर हाफ कर देंगे डिस्टेंस को तो 1/2 का स्क्वायर, तो ऊपर चले आएगा 4, तो फोर्स कितना रहेगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस इम्पीडेंस। बेस इम्पीडेंस का फॉर्मूला KB स्क्वायर अपॉन MBA बेस, KB स्क्वायर एरा और MBA बेस एरा। नेक्स्ट आपका परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इज 20% एंड फुल लोड करंट। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप पॉज कर करके वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं, एक बार में ही वीडियो बनाता हूँ, 2 पार्ट में नहीं बनना है। तो यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट आपसे पूछा गया है, फुल लोड करंट इन 200 अपॉन एक्स परसेंटेज। फुल लोड करंट 40 एम्पियर है, 100 अपॉन 20% आपको लगा देना है यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 200। कितने पैरेलल सर्किट होते हैं आपके 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर, तो 3 होते हैं, ठीक है, और वो इस हिसाब से बैठाए जाते हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। PMMC इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड एज DC वोल्टमीटर विदाउट सीरीज रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ, तो आंसर है 0 से 100 मिली वोल्ट। यहाँ देखिए सेमी कन्वर्टर पूछा गया है, ठीक है, कंटिन्यूस कंडक्शन है, ध्यान रखना है। फ्री व्हीलिंग डायोड किसके लिए कंडक्ट करता है, अगर फायरिंग एंगल अल्फा है, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर को ध्यान रखना, और यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड अल्फा के लिए कंडक्ट करेगा, जो फायरिंग एंगल है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर AC, तो इंडक्शन टाइप, ठीक है। कौन सा वैलिड वोल्टेज लेवल नहीं है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द, पोलराइजेशन आपको पता ही है, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। मैश कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर नॉन प्लेनर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक स्लाइड वायर है, ठीक है, जो कि करंट मेजर कर रहा है, वोल्टेज आपका अक्रॉस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm is balanced at 75 cm. Find the magnitude of current if the standard cell having an EMF of 2 volt is balanced at 50 cm. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो काफी जल्दी बोल दिया मैंने। तो वोल्टेज ड्रॉप सबसे पहले निकाल लेना है पर यूनिट लेंथ के लिए। कैसे निकालेंगे, ये जो 2 वोल्ट दिया है ना स्टैंडर्ड सेल का, उसको बैलेंसिंग कितनी की है 50 सेंटीमीटर से, 2/50 हो जाएगा, ये आपका पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। अब 75 सेंटीमीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है, तो ये आपका जो वोल्टेज ड्रॉप निकल के आया ना पर यूनिट लेंथ, उससे मल्टीप्लाई कर देना 75 सेंटीमीटर को, तो आपका निकल जाएगा 3। करंट क्या होता है आपका, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम दी है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, उसके साथ पैरेलल में है, फिर सारे क्या हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे। नेक्स्ट गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपको ध्यान होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। In a field flux control method of DC motor speed control, constant power and
वेरिएबल टॉर्क इज ऑब्टेन्ड फॉर स्पीड एबव बेस स्पीड। ध्यान रखना है एबव बेस स्पीड की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ वेरिएबल टॉर्क पूछा है, वरना पी बाई एफ कंट्रोल एक कांस्टेंट पी बाई एफ मेथड होती है फॉर नॉर्मल स्पीड कंट्रोल। काफी सिंपल क्वेश्चन है। आई इक्वल टू वी अपॉन आर, रेजिस्टेंस टोटल कितना है 100, 400, 500 और 800, तो 12 अपॉन 800। नेक्स्ट 4.5 डिजिटल मीटर की लार्जेस्ट पॉसिबल रीडिंग क्या होगी? 4 के ध्यान रखना है, 4 है आपका 9999 और हाफ के लिए 1 लगा देते हैं तो 19999। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिली एम्पियर मीटर है, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है, शंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है और 1 एम्पियर मीटर की रीडिंग है। तो आर एस एच शंट का वैल्यू होती है आर एम अपॉन एम माइनस वन, एम होता है आई अपॉन आई एम, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपका। Vm की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप करंट निकाल लीजिए, I इक्वल टू वी अपॉन आर, 8 अपॉन 100 हो जाएगा करंट, और जो भी आएगा, ठीक है, तो उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है 25 ओम 8 अपॉन 100, 2 वोल्ट इज द आंसर। नेक्स्ट है एक डीसी 2 वायर फीडर है, सप्लाई कर रहा है कांस्टेंट लोड को विथ अ सेंडिंग एंड वोल्टेज 220 वोल्ट, सेविंग इन कॉपर आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर वोल्टेज हम डबल करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए P1 आपको दिया हुआ है 220 I1, फिर डबल कर दिया है पावर तो 440 I2 रहेगा, और कंडीशन क्या दिया है, सेविंग इन कॉपर में कंडीशन क्या होती है, पावर ट्रांसमिटेड सेम है, तो दोनों पावर सेम कर दो, यहाँ से I2 0.5 I1 हो जाएगा। लॉसेस आप निकालेंगे तो ठीक है, लॉसेस आप निकाल लीजिए, तो W1 इक्वल टू W2 यहाँ पे ये करना है, तो यहाँ से R2 अपॉन R1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, और हम जानते हैं वॉल्यूम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 4 हो जाएगा, V1 4 V2 के बराबर आ जाएगा। परसेंटेज सेविंग का फॉर्मूला P1 माइनस V2 अपॉन V1 होता है, यहाँ से आप निकाल लेना, ठीक है। वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भी। यहाँ पे पावर फैक्टर आपसे पूछा गया, पावर फैक्टर आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। कॉस फाई आपका क्या होता है, आर अपॉन जेड होता है, तो यहाँ पे आर आपको दिया हुआ है और जेड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इस प्रकार से आप निकाल लेना 25 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में है सब। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल सिस्टम है, सिलेंड्रिकल सिस्टम की वैल्यू पूछिए आपको, यहाँ ईएमटी भर के आया, ठीक है। तो एक्स रो कोस फाई बाई रो साइन फाई, जेड इक्वल टू जेड, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल, ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है जिसमें EMF दिया है, लेंथ दी है, दूसरे की E2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, दूसरे की लेंथ वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो केवल E1, E2, L1, L2 की वैल्यू आपको पुट कर देना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। मैश करंट आपसे पूछी गई है, तो 7 माइनस 4, 3 प्लस 1 4, ठीक है, तो 4 इज द राइट आंसर। सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन सा होता है आपका, आपका होता है कौन सा, ट्रिपल लाइन फॉल्ट, ठीक है, तो ट्रिपल लाइन फॉल्ट इज द सिमेट्रिकल फॉल्ट। बाकी सारे क्या हैं, ये तीनों क्या हैं आपके अनसिमेट्रिकल हैं, 3 फर्स्ट फॉल्ट आपका सिमेट्रिकल, 3 लाइन। यहाँ देखिए डीसी 2 वायर फीडर आपको दिया है, ड्रॉप फीडर के अक्रॉस दिया है 2%, फाइंड द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 2 वायर है, तो ये आपका 4 आपका जो 100% होता है, ठीक है, तो लॉसेस कितना हो जाएगा 2 वायर में 4%, ठीक है, तो यहाँ पे 96% आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है, तो F1 इंटू F2, ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, आई थिंक इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 900 आएगा, 900 का अंडर रूट 30 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन 200 मीटर लॉन्ग है, लोडेड है 2 एम्पियर पर मीटर से, रेजिस्टेंस सिंगल वायर का 0.3 ओम पर किलोमीटर है, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप आपसे पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड जब एक एंड से है, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0.2 किलोमीटर दिया है एरा, टोटल करंट सप्लाइड हमको इस 2 वायर से मल्टीप्लाई कर देना है 400, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस हमें 0.3 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 2 वायर के लिए है तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये 0.06 कैसे आएगा, इस 2 एम्पियर पर मीटर से मल्टीप्लाई कर देना है इस 0.3 को,
और फिर 2 वायर के लिए 2 से वो मल्टीप्लाई करना है। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है IR/2, 1/2, आई की वैल्यू आई है 400, रेजिस्टेंस है आपका 0.06 इंटू 2। इसको सोल्व करने पर 24 वोल्ट आंसर आएगा। एक्चुअली में यहाँ 12 वोल्ट दिया हुआ है, इसको आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर है, डीसी वोल्टेज सोर्स है 230 वोल्ट, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वैल्यू पूछी है। फंडामेंटल कंपोनेंट वैल्यू याद रखना है 4 Vs/पाई साइन ओमेगा टी होता है। पी की वैल्यू अगर पूछी जाती है तो Bm 4 Vs/पाई होता है। आरएमएस वैल्यू आपसे पूछी गई तो 4 Vs/√2 पाई है। Vs की वैल्यू 230 वोल्ट पहले से ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। टाइप सी चॉपर टाइप ए और बी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपसे सेकेंडरी वोल्टेज पूछा गया है, ठीक है। प्राइमरी टर्न्स रेशियो, सेकेंडरी टर्न्स रेशियो, प्राइमरी वोल्टेज, तो V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2 आपको केवल अप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यहाँ क्या क्वेश्चन के अंदर दिया है, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द फॉल्ट पॉइंट इज 20%, बेस केवीए इज सो शॉर्ट सर्किट केवी आपसे पूछा गया है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट केवी कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे बेस केवी कितना है आपका 10,000 के लगभग अपॉन परसेंटेज फॉल्ट, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। मॉसफेट आपको पता ही है, मॉसफेट एक यूनिपोलर वोल्टेज कंट्रोल और मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है। 350 किलोमीटर की लाइन जो है वो लॉन्ग लाइन है। यहाँ पे नोड बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज सोर्स पहले से यहाँ पे नोड बी के अक्रॉस लगा हुआ है, पोलरिटी रिवर्स है, -12 इसके अक्रॉस शो करेगा, ठीक है। -12 आपका आंसर है। करंट आई आपको यहाँ से निकालना है, काफी सिंपल है, ठीक है। या तो नोडल एनालिसिस लगा दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो V-40/200 प्लस V/500 प्लस V/750, ठीक है। तो यहाँ से वोल्टेज निकल जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज ऐसे कुछ भी आता है तो करंट निकल जाएगा, ठीक है। या फिर सबसे जरूरी क्या है, यहाँ टोटल करंट निकाल लीजिए, ठीक है। टोटल करंट आपका निकल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे। ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ ये पैरेलल में है, फिर ये सीरीज में है, तो टोटल करंट आपका निकल जाएगा, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। काफी नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पेपर को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कीजिए।